नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्लास ए बी जो एम्पलीफायर्स होते थे, जैसे कि 250 वाट से लेकर के 2000 वाट तक के हमने एम्पलीफायर्स की स्टडी की कि वो एम्पलीफायर किस तरह से काम करते हैं और कैसे उनको रिपेयर किया जाता है। ये सभी चीज़ें हमने पिछले लेसन्स में जानी और समझी और सभी लोगों ने देखी भी। तो हो सकता है काफ़ी लोग उसमें से अभी चीज़ें ना समझ पाए हों पूरी तरह से। तो क्या होता है कि लेकिन सभी चीज़ें एक दिन में तो दोस्तों आना मुश्किल हो जाता है, एक दिन में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन लोगों ने कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया। उनसे जब पूछा जाता है, मतलब वो लोग डायरेक्टली काम करना शुरू कर दिए और काम करते वक्त उनको प्रॉब्लम्स आती है। तो हम जब उनसे पूछते हैं कि आपने ये वीडियो तो देखी है कि नहीं देखी है, तो बोलते हैं कि हमने नहीं देखी, हमें टाइम नहीं मिला, ये है वो है। तो देखिए, इस तरह से नहीं होता, आपको टाइम देना होगा। सबसे पहली बात, आपको टाइम देना ही होगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो फिर उसमें तो मेरी भाई कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो चीजें समझेंगे नहीं, और समझे रहेंगे नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे और बार बार पूछते रहेंगे एक दूसरे से। तो मैं पहले तो सभी चीजें कोशिश करता हूँ कि आपको सभी चीजें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ, और फिर आपसे पूरी तरह से कहता हूँ कि भाई आप लोग जो जिसको समझ में नहीं आए, जैसे मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसमें जो जिसको ना समझ में आए वो शाम को चैटिंग के समय आप बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई हमें आपने ये चीज बताया है, वो चीज हमें समझ में नहीं आई, आप उसे फिर से एक्सप्लेन करें या उसका वीडियो फिर से बनाएं, या जो चाहे, मतलब जैसा चाहे उस तरह से मैं उसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आपको सबसे पहले समय देना है और कंटिन्यू वीडियो देखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आपने क्लास की है, उसके बाद कल आपने छुट्टी कर दी, परसों आपने छुट्टी कर दी, उसके बाद डायरेक्टली आप एम्पलीफायर लेकर के बैठ जाते हैं और फिर वहां पर चीजें आपको समझ में नहीं आती, बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ में नहीं आती। मैं कई सारे ऐसे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें बायसिंग वोल्टेज के लिए हमने बताया कि बायसिंग वोल्टेज कैसे बनती है, लेकिन काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जो लोग को अभी तक पता नहीं है, वो लोग अभी भी सर्किट डायग्राम्स मांगते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं सर्किट डायग्राम्स भी देता हूँ, सभी चीजें देता हूँ आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ समझा दिया बस हो गया। मैं हर वीडियो, जब भी वीडियो शूट करता हूँ, जिस एम्पलीफायर का वो वीडियो होगा उसका सर्किट डायग्राम भी मैं आपको दूंगा, चाहे मेरे पास पीडीएफ हो, चाहे मैं उसको खुद बनाऊं या कहीं से भी अरेंजमेंट करूं, उस कोशिश करता हूं आपको वो सर्किट डायग्राम पूरी प्रोवाइड करने की और उसको पूरा स्टडी करके दिखाने की। तो अभी दोस्तों हम क्लास एच एम्पलीफायर को समझने जा रहे हैं कि क्लास एच एम्पलीफायर क्या होता है, कैसा होता है और क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, और ये जो एम्पलीफायर है, जो अभी तक जो हम एम्पलीफायर देख रहे हैं, तो उसमें से क्या इसमें अलग है, क्यों बनाया गया है क्लास एच एम्पलीफायर, ये भी चीजें हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इत्मीनान से बैठ जाइए। अगर देखिए, एक चीज और बता दूं, जब आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको परमानेंटली, सभी को मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जो जितने भी लोग मेंबर्स हैं, यानी जो लोग ग्रुप मेंबर्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो तो पब्लिश होने वाली है, सभी को देखने को मिलेगी। तो जो लोग ग्रुप में हैं, ठीक है, जो लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में, हर वीडियो में आपको अपना नाम कमेंट में जरूर लिखना है, ठीक है। वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना है अपना नाम। यानी आप जैसे आप किसी स्कूल में जाते हैं तो वहां पर अटेंडेंस होती है, तो सेम उसी तरह से ही आप समझ लीजिए, मुझे पता चलेगा कि आप लोग मतलब देख रहे हैं वीडियो या नहीं देख रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी मुझे पता चलेगा। और जो लोग अपना नाम कमेंट में नहीं लिखेंगे उसके लिए तो पनिशमेंट होगी। पनिशमेंट क्या, वो जब फॉल्ट का काम करेंगे या कोई काम करेंगे, वो चीज उन्हें नहीं पता होगी और प्रॉब्लम्स होगी उन्हें, तो वहां पर उन्हें रिप्लाई में देरी होगी। तो आप पहले ही इस चीज को समझ लीजिए, आपको कंटिन्यू क्लास करना ही है, इसमें धोखा नहीं है। अगर क्लास नहीं करेंगे तो फिर आप सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि भाई आप पढ़ेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं चीजें, तो आप कैसे चीजें रिपेयर कर पाएंगे, कैसे काम कर पाएंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग क्लास जरूर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। मैं आज से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आज हमारा क्लास एच एम्पलीफायर, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास एच एम्पलीफायर, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास एच एम्पलीफायर का लेसन फर्स्ट है, ठीक है। तो आज हमारा पहला लेसन है और हम इस लेसन में समझेंगे कि क्लास एच एम्पलीफायर क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लास ए बी एम्पलीफायर्स देखे होंगे, जो कि 2000 वाट 4000 वाट तक के एम्पलीफायर्स आते हैं, तो उनमें क्या बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि जो आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है,
जैसे कि मैं यहाँ पर इस बोर्ड को मैं यहाँ पर साइड में रख देता हूँ, क्योंकि मुझे सर्किट डायग्राम से आपको समझाना है। देख सकते हैं यहाँ पर क्लास AB एम्पलीफायर्स का सर्किट डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। तो मान लीजिए ये आपका ड्राइवर बोर्ड हो जाता है, ठीक है। ड्राइवर बोर्ड से आपका सीधा कनेक्शन चला जाता है कहाँ पर, आपके आउटपुट ट्रांजिस्टर पर, ठीक है। और जो आपकी पावर सप्लाई होती है, जैसे ये देख सकते हैं, ये आपकी पावर सप्लाई होती है क्लास AB वाले एम्पलीफायर जो होते हैं, जिसमें एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है और बीच में ग्राउंड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफार्मर जो आपका होता है, वहां से जो आपकी मेन सप्लाई होगी आउटपुट के लिए, तो वहां पर जैसे 3 लूप निकलते हैं। एक आपका मान लो जैसे 35 वोल्ट हो गया है और सेंटर पॉइंट होगा, उसको आप कॉमन मानेंगे, और फिर जो दूसरा लूप होगा उसको आप फिर से 35 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से वहां पर वाइंडिंग की जाती है और ले जाकर के सीधा रेक्टिफायर लगा दिया जाता है, ठीक है। और पैरेलल में 2 भी लगा दिए जा सकते हैं, 3 भी लगा दिए जा सकते हैं, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पैरेलल में ही, इसके पैरेलल में कोई और लगा दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपका जो कंपोनेंट की रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी बार बार जो आपका ब्रिज है वो खराब नहीं होगा। ये चीज होती है, क्षमता उसकी बढ़ जाती है, बस इतना फर्क होता है। बाकी वोल्टेज में कोई भी बदलाव नहीं होता है। अगर आप इसके पैरेलल में कोई और ब्रिज डायोड लगा देते हैं तो वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से एक ब्रिज डायोड लगा दिए गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 कैपेसिटर हैं, 2 कैपेसिटर से भी ये पावर सप्लाई बन जाती है। उसके बाद सीधा आउटपुट हो जाता है आपका ग्राउंड, ये माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज, ठीक है। इस तरह से आपका बन जाता है। तो ये आपका क्लास AB हो गया, ठीक है। बाकी जो सप्लाई होती है जैसे 12-0-12 हो गया, 15-0-15 हो गया, या हो सकता है 24-0-24 हो, तो आपकी जो और सारे प्रोटेक्शन वगैरह होते हैं, या फिर रिले वगैरह के लिए काम करवाने के लिए, उसके लिए सप्लाई अलग से बना दी जाती है। वेस्टेबल बोर्ड लगा होता है तो उसके लिए अलग बना दी जाती है। स्पीकर प्रोटेक्शन होता है तो उसके लिए अलग बना दी जाती है, ठीक है। इसके लिए आपका जो ये छोटी वाली सप्लाई होती है 12-0-12 या 18-0-18, ये उसके लिए काम होते हैं, ठीक है। उसका सप्लाई से कोई लेने देना, मतलब उसका एम्पलीफायर से कोई लेने देना नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लास AB एम्पलीफायर, ठीक है। अब क्लास AB एम्पलीफायर में दोस्तों एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि क्लास AB एम्पलीफायर को जब आप हाई वोल्टेज पर चलाते हैं तो आपके ट्रांजिस्टर जो है ना वो ज्यादा हीट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हीट होने के कारण जो आपका पावर है वो लॉस हो जाता है, और दूसरा आपका सेट बार बार खराब होने लगता है, ठीक है। यानी जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। जो आपका क्लास AB एम्पलीफायर होता है, क्लास AB एम्पलीफायर मान लो अगर उसको आप इनपुट से, ठीक है, आप जो आपकी सप्लाई होती है वहां से आप इनपुट जो भी वोल्टेज देते हैं, तो वो पूरी की पूरी वोल्टेज को आउटपुट नहीं करता है, ठीक है। जो पूरी पावर आती है, जैसे आपका जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर अगर आपका 500 वाट का है क्लास AB वाला, ठीक है, मैं अभी क्लास AB की बात कर रहा हूँ, उसको समझना बहुत जरूरी है। जो लोग इसको समझते हैं वो लोग इग्नोर कर सकते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो मान लो जैसे एक क्लास AB का ट्रांसफार्मर है, क्लास AB ट्रांसफार्मर में आपने यहाँ पर 500 वाट का जो ट्रांसफार्मर वो आपने डिजाइन किया है, तो यहाँ से जो भी पावर आउटपुट निकलेगा, ठीक है, यहाँ से जो पावर आउटपुट निकलेगा आपका फिल्टर जा करके, तो ये आपका हो गया पावर, ठीक है। ये प्योर आपका जो होगा पावर हो जाएगा। तो ये पावर आपका सीधा चला जाता है कहाँ, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। यहां से आप आउटपुट लेते हैं, स्पीकर आउटपुट वहां पर चला जाता है, ठीक है, इनके कलेक्टर पर। इस तरह से यहाँ पर चला जाता है। कुछ एम्पलीफायर में एमीटर पर चला जाता है, कुछ में कलेक्टर पर, ठीक है। वो अलग अलग चीज है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है ऐसा। तो इससे क्या होता है कि जब आप एम्पलीफायर को चलाते हैं तो ये सिंगल सप्लाई, यानी डायरेक्टली आपका जो भी पावर होगा वो पूरा का पूरा पावर आप इस आउटपुट सेक्शन यानी आउटपुट ट्रांजिस्टर को दे देते हैं। तो कंटिन्यू वहां पर आपने पावर दे दिया है, उसमें कोई वेरिएशन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो अब जब ट्रांजिस्टर काम करना शुरू करता है तो वो डायरेक्टली सारा पावर तो आउटपुट करेगा नहीं, उसको उसके हिसाब का पल्स बनाना पड़ता है, यानी वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, कम करेगा, ज्यादा करेगा, कम करेगा, ज्यादा करेगा, इस तरह से एक सिग्नल बनाने का प्रयास करता है। तो इस सिग्नल बनाने के प्रयास में जब आपका हाई वोल्टेज होता है, ठीक है, जब आपका यहाँ पर हाई वोल्टेज होगा, तो जब लो सिग्नल होगा तो वहां पर आपको लो सिग्नल यहाँ से इस ट्रांजिस्टर को ट्रांसफर करना होगा, यानी लो सप्लाई ट्रांसफर करना होगा। यानी जो आपकी मेन सप्लाई होगी, जो कलेक्टर की मेन सप्लाई जैसे मान सकते हैं यहाँ पर 40 वोल्ट है, अब यहाँ पर जो सिग्नल है वो बहुत छोटा सा है, तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इस सप्लाई को ड्रॉप करके वहां पर थोड़ा सा सप्लाई ले जाने का प्रयास करेगा, यानी थोड़ा सा सिग्नल ले जाने का प्रयास करेगा। इस कंडीशन में इस ट्रांजिस्टर को बहुत ज्यादा अपने अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करना होता है, ठीक है। उस रेजिस्टेंस क्रिएट करने की वजह से दोस्तों जो
आपका ट्रांजिस्टर है वो काफी ज्यादा हीट होना शुरू हो जाता है, काफी ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है। तो जिस गर्म होने के कारण एम्पलीफायर आपका खराब भी हो जाता है, आपके ट्रांजिस्टर फेल भी हो जाते हैं और जो इफिशियंसी है वो घट जाती है। ठीक है, जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, आपको पता है कि इसके बेस पर जो भी, जैसे मान लो ये आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर रखा हुआ है। अब इस ट्रांजिस्टर के बेस पर आप सिग्नल देते हैं और इसके कलेक्टर पर आप सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, पूरी सप्लाई आप कलेक्टर पर दे दिया डायरेक्टली। अब आपको इसके एमीटर से आउटपुट लेना है। ठीक है, चाहे कोई ट्रांजिस्टर, चाहे ऐसा वाला ट्रांजिस्टर हो चाहे ऐसा वाला, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो जितना आपने यहाँ पर जो सप्लाई दी है वो तो फिक्स हो गया। ठीक है, कलेक्टर पर आपने जो सप्लाई दी है वो सप्लाई तो फिक्स है, लेकिन आपको एमीटर में वो सप्लाई कम और ज्यादा करके लेना है इस बेस वाले कंट्रोल से। ठीक है, ये बेस माने आपका जो ये बेस पिन हो गया, ये आपका कंट्रोल हो गया। यहाँ पर जिस तरह का सिग्नल देंगे और वही सिग्नल यहाँ पर हाई एम्पियर में आउटपुट होगा। यहाँ पर लो एम्पियर होता है। ठीक है, बस यही चीज होता है, बेस पर आप लो एम्पियर का सिग्नल देते हैं तो एमीटर से आपको हाई एम्पियर का सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, वोल्टेज में तो वोल्टेज लगभग वो सेम ही आपकी रहेगी, जितना वोल्टेज यहाँ से देंगे उतना वोल्टेज यहाँ पर होगा, लेकिन जो आपका एम्पियर है वो एम्पियर इस कलेक्टर वाले में जो पिन है, कलेक्टर पिन पर जो आपने जितना एम्पियर दिया है वही एम्पियर यहाँ पर आउटपुट होगा, मतलब कलेक्टर वाला एम्पियर एमीटर से आउटपुट होगा। तो इस कंडीशन में आप अगर लगातार इसको चलाते हैं तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो काफी ज्यादा हीट होने शुरू होता है। ठीक है, तो आपने अब देखा होगा कि जो ट्रांजिस्टर होता है ये 100 वाट का बोला जाता है कि 100 वाट का ये ट्रांजिस्टर है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये 100 वाट का ट्रांजिस्टर बोला जाता है और इसका जो डाटा शीट है वहां पर भी 100 वाट रिकमेंड करता है कि 100 वाट पर आप इसको चला सकते हैं। लेकिन आपने कभी क्लास ए बी एम्पलीफायर को 100 वाट आउटपुट करते हुए देखा है? ये एक ही ट्रांजिस्टर दोस्तों, एक ही ट्रांजिस्टर की क्षमता होती है कि ये 100 वाट आउटपुट करे, एक ट्रांजिस्टर। लेकिन कभी भी आप क्लास ए बी एम्पलीफायर जो होंगे वहां पर एक ट्रांजिस्टर से 100 वाट का आउटपुट नहीं लेंगे। क्या होता है कि वहां पर एनपीएन एक पीएनपी लगा दिया जाता है। तो मान लो एक पेयर हो गया, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा पीएनपी हो गया और ये हमारा एनपीएन हो गया। तो अब एक पेयर से हम कितना आउटपुट लेंगे? 100 वाट नहीं ले सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से 100 वाट आउटपुट लगातार नहीं कर पाएगा। ये ट्रांजिस्टर बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और खराब हो जाएगा। तो वहां पर आप देखेंगे कि ये 50 वाट ही इससे आउटपुट लिया जा रहा है। ठीक है, 50 वाट इससे, 50 वाट इससे, मतलब दोनों को मिला के 100 वाट आउटपुट लिया जा रहा है, जबकि ये ट्रांजिस्टर अकेले ही 100 वाट का लोड बर्दाश्त करने की इसमें क्षमता होती है। ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लोकल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब इससे अगर हम 100 वाट का एम्पलीफायर बनाते हैं एक से, यानी जब अगर हम दो पेयर यहाँ पर लगा देते हैं और इससे हम 200 वाट आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, इस दोनों ट्रांजिस्टर को मिला करके, एक पीएनपी और एक एनपीएन, तो इसको हम 200 वाट तक भी आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन कैसे? तो उसके लिए दोस्तों इंजीनियर्स ने सोचा कि ऐसा करते हैं हम कि जो इसके कलेक्टर पर हम डायरेक्टली, जो आपका वोल्टेज होता है, मेन वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज को हम डायरेक्टली कलेक्टर पर ना दे करके इसको जब जरूरत हो तभी उस पर वोल्टेज दिया जाए, कंटिन्यू वहां पर वोल्टेज ना दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर को जब जरूरत होगी तभी इसे वोल्टेज मिलेगा, बाकी के समय ये इसको हल्का वोल्टेज मिलेगा, तो ये हीट नहीं होगा। अब जब ज्यादा वोल्टेज ये होता है तो थोड़ी देर आया वोल्टेज, उसके बाद चला गया, तो फिर इसको लोड हो जाता है कम। ठीक है, यानी कंटिन्यू इसको आप नहीं वोल्टेज दे रहे हैं, इसको आप जरूरत पड़ने पर ज्यादा दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पर कम दे रहे हैं, तो इससे इसका जो लोड होता है वो कम हो जाता है दोस्तों। लोड कम होने की वजह से इसको रेजिस्टेंस कम क्रिएट करना होता है, बेस और सॉरी कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो रेजिस्टेंस बनता है वो रेजिस्टेंस कम क्रिएट करना पड़ता है, यानी लो वैल्यू का रेजिस्टेंस वहां पर क्रिएट करना पड़ता है। इसकी वजह से जो आपका ट्रांजिस्टर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे कि नॉर्मली क्लास ए बी एम्पलीफायर में अगर मान लगते हैं कि 60 वाट मतलब 60% एफिशिएंसी दे रहा है या 70% दे रहा है, तो जब आप इसको क्लास एच बना देते हैं, या अगर मतलब जो स्विचिंग का सिस्टम है, जैसे बेस का जो कलेक्टर का जो सप्लाई है, इस कलेक्टर की सप्लाई को आप स्विच मोड में दे देते हैं, यानी जब जरूरत है तभी इसको सप्लाई दें, जब जरूरत नहीं है तब वहां पर लो सप्लाई दें। जब हाई जरूरत हो कि हमें हाई मतलब कि हाई सिग्नल देना है, यानी हाई वोल्टेज देना है, तो वहां पर आप हाई वोल्टेज दे दें और उसके बाद फिर जैसे सिग्नल डाउन हो या लो सिग्नल हो तो उस समय आप लो वोल्टेज दे दें। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर जो होता है
ये आपका 90 से +% देने लगता है, जो 90% की एफिशिएंसी से भी ज्यादा देने लगता है, यानी लगभग 170 वाट 180 वाट तक का ये आउटपुट देने लगता है एक पेयर। ठीक है, तो इसीलिए ये क्लास एच एम्पलीफायर दोस्तों बनाया गया है। इसी को हम आज डीपली समझने वाले हैं, आज से स्टार्ट करने वाले हैं कि ये क्लास एच एम्पलीफायर कैसे काम करता है, इसकी पावर सप्लाई कैसी होती है और कैसे पूरा डिजाइन होता है। तो ये सभी चीजें आज हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों अब चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं तो जो क्लास एच एम्पलीफायर है उसकी पावर सप्लाई कैसे बनाई जाती है, पावर सप्लाई कैसी होती है। हमने क्लास ए बी वाला तो पावर सप्लाई देख लिया कि क्लास ए बी में कैसा पावर सप्लाई बनाया जाता है। तो अब देख लेते हैं कि क्लास एच जो होता है एम्पलीफायर उसमें पावर सप्लाई कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक पावर सप्लाई ड्रॉ करके रखी है पहले से ही। तो ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर। तो इसमें आप देखेंगे तो ये मान लीजिए यहाँ पर इसका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। ठीक है, यहाँ प्राइमरी हो गया और सिर्फ प्राइमरी से हम 220 वोल्ट एसी यहाँ से हम इनपुट करेंगे। ठीक है, ये आपका 0 हो गया, या आपका 220 वोल्ट हो गया। आप इसमें से अदल बदल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता इससे। एसी में कोई प्लस माइनस वगैरह जैसा सिस्टम नहीं होता है, तो आप इसमें कोई भी किसी को भी मान सकते हैं 220 और किसी को भी 0 मान सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और बता रहे दोस्तों, तो जो क्लास एच एम्पलीफायर होते हैं ज्यादातर आपको टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो गोल वाला होता है बड़ा सा गोल का ट्रांसफार्मर लगाया जाता है उसको टॉरॉयडल बोलते हैं। तो वही ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है उस ट्रांसफार्मर की, जैसे ये कोर वाला ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पर एक ये सिंबल है, ठीक है, कोर नहीं है, ये सिंबल ट्रांसफार्मर का सिंबल मान सकते हैं इसे। तो क्लास एच में आपको कोर वाले ट्रांसफार्मर देखने को नहीं मिलेंगे, वो टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर यानी गोल वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसी टाइप के ट्रांसफार्मर देखने को मिलते हैं वहां पर। तो ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर ड्रॉ किया है, ये एक प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। ठीक है, यहाँ से हम आपका जो वोल्टेज है वो इनपुट करेंगे यहाँ से। ठीक है, 220 वोल्ट। अब उसके बाद इसके सेकेंडरी में देखें दोस्तों, तो सेकेंडरी में देखिए एक यहाँ पर वाइंडिंग किया हुआ है, यहाँ पर देखिए 45045। ठीक है, ये सेपरेट वाइंडिंग 45045 की यहाँ पर दी हुई है, आप देख भी सकते हैं, मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, यहाँ पर 45 आएगा, यहाँ पर 0, ये आपका 45 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और सेपरेट वाइंडिंग कर दी जाती है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक 45 सेम, जैसे यहाँ पर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर, जो एम्पियर यहाँ पर है वही एम्पियर यहाँ पर। ठीक है, यानी ये सेम टू सेम डबल चैनल हो गया। जैसे डबल चैनल आपके होते हैं एम्पलीफायर्स, डबल चैनल भी इसी तरह से वाइंडिंग की जाते हैं, उसमें एक वाइंडिंग पहले कर दी जाती है, फिर उसका लूप निकाल करके कट कर दिया जाता है, उसके बाद फिर से दूसरा जो वाइंडिंग होता है उसका फिर से कर देते हैं। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी किया जाता है दोस्तों, और किसी किसी में यहाँ पर बीच में ज्वाइंट हो सकता है, किसी किसी में नहीं होता है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर देखती है दो ट्रांसफार्मर, मतलब हमने यहाँ पर दो वायरिंग ले ली है, यानी दो सेपरेट चैनल ले लिया है, और उसके लिए इसके आगे देखिए यहाँ से जो सप्लाई आएगी एसी, अब उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, एक डायोड यहाँ पर है और दूसरा डायोड आपका यहाँ पर है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक चैनल को मैंने यहाँ पर ढक दिया है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसके लिए मैं यहाँ पर सेपरेट सेपरेट अलग अलग पहले में समझ लेते हैं कि कैसे एक एक चैनल को हम मिक्स करेंगे, कैसे चीजें हम बनाएंगे आगे। तो पहले हम एक ही को अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से एक वाइंडिंग आ रही है, यहाँ पर 3 वाइंडिंग आप देख सकते हैं, 3 लूप यहाँ पर है। एक आपका 0 हो गया कॉमन, ठीक है, और दूसरा आपका 45 वोल्ट एसी है। ठीक है, यहाँ पर 45 वोल्ट एसी के लिए दिया गया है, यहाँ पर भी 45 वोल्ट एसी है। ठीक है, अब यहां से ले जाकर के ये हमारा जो ब्रिज डायोड होता है उसके एसी पॉइंट पर यहाँ पर देखिए। ठीक है, एक पॉइंट ये आपका एसी होता है और दूसरा एक और एसी के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर आप एसी वोल्टेज इनपुट करते हैं। अब उसके बाद ये आपका निगेटिव वाला पॉइंट होगा और ये आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब निगेटिव को ले जा करके यहाँ पर देखिए मैंने कैपेसिटर 2 ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ से निगेटिव निकल करके इस तरह से घूम करके ये कैपेसिटर के निगेटिव पॉइंट पर आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये कैपेसिटर यहाँ पर 2 कैपेसिटर है जो कि सीरीज में है, तो एक कैपेसिटर का पॉजिटिव और एक का निगेटिव पॉइंट आपस में मिक्स हो गया है। ठीक है, ये आपका इस तरह से कॉमन यहाँ पर माना जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से आपका निगेटिव यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है,
अब दूसरी तरफ देखें, यहाँ इसका पॉजिटिव वाला वायर है, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से इस तरह आके कैपेसिटर में फिल्टर हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर सप्लाई बनेगा वो लगभग 60 वोल्ट के आसपास बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं मैंने लिख भी रखा है 60-0-60। यहाँ पर आपकी जो सप्लाई है वो सेपरेटली एक चैनल पर 60-0-60 हो चुकी है। ठीक है, तो क्लास AB में तो आपको इतना ही सप्लाई देना होता है और इतनी सप्लाई से ही आपका पूरा एम्पलीफायर काम करता है। लेकिन जो क्लास H एम्पलीफायर होते हैं वहां पर आपको डबल सप्लाई का इस्तेमाल करना होता है, 2 स्टेप सप्लाई बनती है। ठीक है, 2 स्टेप का मतलब हो गया कि एक स्टेप वो जो परमानेंटली वहां पर रहे। ठीक है, जो आपका एम्पलीफायर है, जैसे कि ये आपका एम्पलीफायर है, तो आपका जो एक स्टेप होगा वो यहाँ पर परमानेंटली दे दिया जाएगा। ठीक है, लो वोल्टेज। और उसके बाद जब हमें मतलब जो हमारा सिग्नल होगा, जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, उस वॉल्यूम बढ़ाते हुए हमारा जो यहाँ पर वोल्टेज है वो वोल्टेज कमजोर पड़े इससे पहले ही हम उस वोल्टेज को और हाई कर देते हैं। ठीक है, जो जैसे मान लो इसके कलेक्टर पर क्लास AB एम्पलीफायर है, तो क्लास AB एम्पलीफायर में क्या होता है कि कलेक्टर पर जैसे ये 60-0-60 डायरेक्टली हम दे गए, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड निगेटिव होता है, तो हम यहाँ पर दे दिए डायरेक्टली। अब एम्पलीफायर पूरा हमारा काम करना शुरू कर दिया, ना कोई कम होना है ना ज्यादा होना। ठीक है, जितनी क्षमता है उतना ही वहां पर बजना शुरू हो जाता है। लेकिन क्लास H में क्या होगा कि यहाँ पर हम 60-0-60 तो दे दिए, ठीक है, परमानेंटली यहाँ पर 60-0-60 आपका बना रहेगा। लेकिन जब हम इससे भी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, 60-0-60 का जो सप्लाई है वो सप्लाई कमजोर होने लगेगी, तो उसके बाद तुरंत ही हम वहां पर हाई वोल्टेज, ठीक है, इससे भी दोगुना वोल्टेज वहां पर दे देंगे, बस थोड़े समय के लिए। जैसे सिग्नल जो होता है, जैसे आप बेस बजाते हैं तो हर समय तो वहां पर बेस होता नहीं, हर समय तो सिग्नल एक जैसे होते नहीं है। तो जैसे आप देखते होंगे कि ढक ढक करके आवाज आती है स्पीकर में, ढम ढम करके, तो कुछ उसमें गायब होता है, बीच बीच में गायब होता है। जब भक्क से आवाज आती है, डायरेक्टली बेस आता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हाई वोल्टेज दे दिया जाता है। अब जब बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी आवाज हो जाती है, जैसे सिंगर की आवाज होती है वो नॉर्मल होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर लो जो सप्लाई होती है वही यहाँ पर बनी रहती है परमानेंटली। ठीक है, तो आप देख लेते हैं ये जो आपकी सप्लाई है वहां पर कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसको सप्लाई को डबल कैसे किया जाता है, ये चीजें चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने ये एक चैनल यहां पर बना रखा है, सेम जैसा कि यहां पर है सेम वहां पर भी मैंने एक चैनल और यहां पर बना रखा है जो कि सेम वोल्टेज का है और सेम एम्पीयर का। ठीक है, यहां पर भी आपका 60-0-60 है और यहां पर भी आपका 60-0-60 है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर भी 60-0-60 और यहां पर भी 60-0-60। ठीक है, इस तरह से यहां पर आपका सप्लाई बन रहा है और वोल्टेज बन रहे हैं, तो ये डबल चैनल हो गया। ठीक है, अब इसको हमें क्लास H एम्पलीफायर के लिए मोनो बनाना होगा कि हम इसको एक ही बोर्ड में, एक ही एम्पलीफायर में पूरा सारा कुछ हमारा यूज हो जाए, सारे वोल्टेज हमारे यूज हो जाए। तो कैसे बनाएंगे इसके लिए चलिए तो दोस्तों देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, 60 वोल्ट पॉजिटिव यहां पर आ रहा है और 60 वोल्ट माइनस यहां पर यानी निगेटिव आ रहा है यहां पर। तो हम एक चैनल से पॉजिटिव ले लेंगे और एक चैनल से निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, इनको आपस में हम कॉमन कर देंगे इस तरह से, जैसे हम यहां पर इस तरह से ले रहे हैं, ये देखिए इस तरह से ले जा करके हम इस 60 और 60 जो प्लस माइनस है इनको आपस में यहां पर हम जोड़ देते हैं और इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम ग्राउंड की तरह जोड़ते हैं। तो क्या होगा यहां से, अब जब आप यहां पर चेक करेंगे वोल्टेज, मल्टीमीटर को एक पॉइंट यहां पर रखेंगे और एक पॉइंट यहां पर रखेंगे, तो आपको यहां पर निगेटिव 60 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, जबकि आप यहां पर देख रहे थे, तो अब यहां पर आपको इस कंडीशन में, यहां पर मैं इसको लाइन थोड़ा सा और बढ़ा करके इस तरह से और यहां पर लिख देता हूं 60 वोल्ट माइनस। ठीक है, यहां पर अब ये हो जाएगा आपका ग्राउंड। ठीक है, ये आपका ग्राउंड बोल दे सकते हैं, कॉमन बोल सकते हैं, जो मर्जी वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अब यहां पर आप जब चेक करेंगे तो ये आपका 60 वोल्ट यहां पर आएगा, जहां पर अभी आपका 0 आ रहा था, तो वो यहां पर अब 60 वोल्ट बन गया है। अब इसके बाद यहां से अगर आप इस लाइन पर चेक करेंगे, जैसे इसे मैं यहां पर और बढ़ा देता हूं, तो इसको आप यहां से लेकर के अगर यहां पर आप चेक करेंगे तो ये जो वोल्टेज है वो दोगुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से जो आपका
ये 60 आप देख रहे थे, तो अगर आप इस तरह से यहाँ पर चेक करेंगे मल्टीमीटर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, तो ये 120 होता है। ठीक है, ये सीरीज हो जाता है, 120 वोल्ट यहाँ पर शो करेगा। तो सेम यहाँ पर ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक आप चेक करेंगे तो ये 120 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस, यहाँ पर माइनस के 120 वोल्ट आ जाएंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पर 120 वोल्ट शो हो जाएंगे। और सेम इसी तरह यहां पर भी देख सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव साइड हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव 60 वोल्ट। ठीक है, अब ये पॉइंट जब यहां से लेकर के यहां पर आप चेक करेंगे इस वाले पॉइंट पर, तो ये आपका मिलेगा पॉजिटिव 120 वोल्ट। ठीक है, यहां पर देखिए पॉजिटिव 120 वोल्ट हो गया, यानी अब ये हमारा, इसको हम मानते हैं लो रेल। ठीक है, यहां पर लो बोलते हैं, इसको हम एल बोल सकते हैं, इसको हम एच बोल सकते हैं। ठीक है, ये हाई वोल्टेज हो गया, ये आपका लो वोल्टेज हो गया। यहां पर लिख भी सकते हैं, चाहे आप माइनस लो लिख सकते हैं, चाहे पॉजिटिव लो लिख सकते हैं। कुछ कुछ एम्पलीफायर में ये सब चीजें लिखी हुई होती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास एक पावर सप्लाई है CA20 की। वैसे तो ये 3 स्टेप में है, लेकिन अभी हम 3 स्टेप में कंफ्यूज ना हो जाएं, इसकी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप पे अभी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 2 स्टेप, इसको जब तक हम समझ नहीं लेंगे, नॉर्मल एम्पलीफायर समझ नहीं लेंगे, तब तक हम जो मतलब 3 स्टेप वाले हो गया, और भी जो ज्यादा कठिन वाले जो एम्पलीफायर्स है उनको हम बाद में लाएंगे धीरे धीरे करके, ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको चीजें आराम से समझ में आती रहे। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आप, अगर मैं आपको करीब से यहां पर दिखाने का प्रयास करूं, ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, ये देखिए इसका ये पॉइंट आपका ग्राउंड हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ GND, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव लो वोल्टेज लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे पॉजिटिव मीडियम वोल्टेज लिखा हुआ है, और उसके बाद पॉजिटिव हाई वोल्टेज लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये थ्री स्टेप में है। तो हम यहाँ पर अभी 2 स्टेप में ही समझने वाले हैं कि 2 स्टेप की सप्लाई कैसी होती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से 2 स्टेप की सप्लाई हमारी बनाई जाती है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो आपका एम्पलीफायर होगा, उस एम्पलीफायर को डायरेक्टली आपका जो यहाँ पर लो रेल है, ठीक है, यानी जो लो सप्लाई है, वो डायरेक्टली वहां पर उसके आउटपुट ट्रांजिस्टर को दे दिया जाता है, यहां से उठा करके। ठीक है, ये जो लो वोल्टेज होगा था डायरेक्टली वहां पर दे दिया जाएगा। और जो हाई वोल्टेज होता है, ठीक है, हाई वोल्टेज जो होता है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोलिंग का सिस्टम बना लेते हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं और ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को मिला करके, तो जब हम जरूरत होती है, जब हमें जरूरत होती है, उसी हिसाब से हम वहां पर सप्लाई देते हैं। ये 120 वोल्ट डायरेक्टली हम वहां पर 120 वोल्ट कभी भी नहीं देते, क्योंकि अगर डायरेक्टली क्लास AB जैसा हम यहाँ पर कर दें और वोल्टेज को 120 वोल्ट वहां पर डायरेक्टली दे दें, तो एम्पलीफायर थोड़ी देर तो आपका बढ़िया बच जाएगा, लेकिन उसके बाद तुरंत ही आपके मॉसफेट शॉर्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इतना ज्यादा हीट होंगे कि आपका एम्पलीफायर चल भी नहीं पाएगा। इसीलिए क्या किया गया है, उसको स्विचिंग मोड में जब जरूरत है तभी उसको दे दिया गया है वोल्टेज, जब नहीं जरूरत है तब वहां पर लो सप्लाई आपकी कंटिन्यू बनी रहती है। जैसे कि आप देखते होंगे, जो आपकी मोटरसाइकिल होती है या जो आपकी बाइक होती है, तो उस बाइक में क्या किया जाता है, वहां पर गियर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, गियर का सिस्टम होता है। तो उस गियर के सिस्टम से क्या फायदा होता है, जब आपको हाई टॉर्क की जरूरत होती है, यानी जब आपको गाड़ी स्टार्ट करनी होती है, स्टार्ट करके बस उठानी होती है, चलना शुरू करना होता है, उस समय आपको हाई टॉर्क की जरूरत होती है। टॉर्क मान या एम्पियर समझ सकते हैं यहाँ पर। तो उस कंडीशन में आप लो गियर का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जैसे गाड़ी आपकी और बढ़ी, तो आप वहां पर जो गियर है उसको शिफ्ट करके उसे दूसरे गियर में या तीसरे गियर में लगाना शुरू करते हैं, और फिर हाई जो गियर होता है उसको लगा देते हैं। आपका परमानेंटली वो गाड़ी चलती रहती है। तो वहां पर आप जैसे डायरेक्टली आप लो गियर ही लगा देंगे, सिर्फ आपके पास लो गियर है, तो लो गियर यानी जो आपका मान लो पहला गियर या दूसरा गियर, सिर्फ दूसरा गियर ही है आपकी मोटरसाइकिल में, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि आपका जो इंजन है वो ज्यादा तेज चलना पड़ेगा, और आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक है,
तो आप समय से अपनी दूरी है वो तय भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज, आपको आपका इंजन है वो काफी ज्यादा हीट होगा और काफी ज्यादा पेट्रोल खर्च करेगा, ठीक है। यानी जो आपकी पूरी मतलब बात यह है कि उसका एफिशिएंसी जो है वो घट जाएगी। लेकिन उसी चलते वो टेक्नीशियंस लोगों ने और मिस्त्री लोगों ने उन्होंने क्या किया कि वहां पर गियर लगा दिए। अब जब आपको जरूरत है लो स्पीड में चलने की तो आप लो गियर का इस्तेमाल कीजिए, जब आपको हाई गियर में चलना है मतलब हाई स्पीड में चलना है तो आप हाई गियर का इस्तेमाल कीजिए। तो सेम यहाँ पर उसको आप गियर वाला ही कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि ये आपका लो गियर हो गया और उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपका हाई गियर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पावर सप्लाई का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि 2 स्टेप पावर सप्लाई कैसे बनाई जाती है और कैसे बनी हुई होती है। मतलब बाई चांस आपके पास कुछ ऐसे भी एम्पलीफायर आएंगे जिसमें इससे भी थोड़ा सा डिफरेंट पावर सप्लाई होगी। तो वो चीजें जैसे हम जब हम एम्पलीफायर्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उनके सर्किट डायग्राम्स को समझेंगे तो अलग अलग एम्पलीफायर जो होते हैं उस टाइप के एम्पलीफायर में अलग अलग सप्लाई इस्तेमाल होती है, अलग अलग वोल्टेज इस्तेमाल होते हैं। तो वो चीजें हम आगे धीरे धीरे समझते रहेंगे। बस आज हमारा ये था कि हम आज अच्छी तरह से ये जो हमारा सप्लाई है उसको समझ जाएं तो बहुत भी बड़ी बात होगी। वीडियो में हम इसके जो आगे का सेक्शन है यानी पावर सप्लाई तो हमने बना ली, उसके बाद फिर आगे हम इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे कैसे इसका उपयोग करेंगे, वो चीजें हम आगे समझेंगे। तो अगर आपको इसमें इस वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया हो, ऐसा कोई चीज हो जो ना समझ में आया हो पावर सप्लाई के बारे में, तो आप लोग चैटिंग के समय चैटिंग कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार अगर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप क्लास एच एम्पलीफायर का जो हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपको ज्वाइन होना हो तो आप व्हाट्सएप में फिर से नंबर दे रहा हूं, आप अभी भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा आज का पहला ही लेसन है, बेसिक है, तो आप अभी भी ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 तारीख के बाद, ठीक है, 1 तारीख के बाद किसी को ज्वाइनिंग का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद तो क्लास बहुत आगे पहुंच चुकी होगी तो मैं आपको किसी को भी ज्वाइन नहीं करूंगा। बाद में 1 महीने बाद फिर से हम शुरू करेंगे कोर्स, उसके बाद फिर से आप ज्वाइन हो पाएंगे, ठीक है। तो जो लोग पहली बार हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पर अपने चैनल पर सबसे खास वीडियो ही आपको प्रोवाइड करूंगा, ऐसा नहीं कि जो सभी लोग बनाते हैं वही वीडियो मैं यहाँ पर नहीं आपको देने वाला। कुछ ना कुछ आपको यूनिक ही इस चीज में मतलब इस चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हूँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग हमारे मेंबर्स हैं वो सभी लोग ग्रुप में कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दीजिए, ठीक है, किन किन लोगों ने देखा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।